Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Tamur Hamid and a very warm welcome to all of you and my YouTube channel Universe of Physics. स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ E/m फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज टू अ मास रेशो हमने फाइंड करनी है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए. E/m स्टैंड फॉर चार्ज टू मास रेशो, और यहाँ पे हमने चार्ज टू मास रेशो किसकी एक्सप्लेन करनी है? इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेन करनी है. अब इसी तरह जो हमारे पास ये डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू अ मास रेशो इलेक्ट्रॉन की, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्टली इसको किसने एक्सप्लेन किया था. तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ यानी चार्ज टू अ मास रेशो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की थी उसको एक्सप्लेन किया था हमारे पास जे थॉमसन ने. जे थॉमसन ने इसको सबसे पहले क्या किया था? एक्सप्लेन किया था. अब E/m का मतलब क्या है? E/m यानी कि चार्ज टू अ मास रेशो, चार्ज टू अ मास रेशो. अब इस चार्ज टू अ मास रेशो को एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इसको चार्ज टू अ मास रेशो हम इलेक्ट्रॉन की फाइंड क्यों करते हैं. तो देखें, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, उस पर तो हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है, उसकी तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशो 0 है. या जितने भी हमारे पास दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास ड्यूट्रॉन हो गया, ट्रिटियम हो गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स वगैरह, ठीक है, उनका डायरेक्टली हमारे लिए मास फाइंड करना क्या है? इम्पॉसिबल है. उसका हमारे लिए डायरेक्टली मास फाइंड करना क्या है? इम्पॉसिबल है. तो इसीलिए सबसे पहले जे थॉमसन ने चार्ज टू अ मास रेशो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फाइंड की है, जिससे ये भी शो हुआ है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या एक पार्टिकल, उसका सर्टन क्या है? मास है. तो इसकी मदद से बाकी जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं हम उनका इनडायरेक्टली मास क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं. तो हमारे पास ये एक हमने डायग्राम ड्रा की है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू अ मास रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन गन ली है जिससे मेरे पास कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इमिट हो रहे हैं. ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इमिट हो रहे हैं. और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास आगे पास होके जा रहा है. अब आगे इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए, इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के लिए, इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्लास पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दी है. एक प्लेट मैंने पॉजिटिव ले ली, दूसरी प्लेट मैंने क्या ले ली? नेगेटिव ले ली, जिसकी वजह से इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्रॉस हमारे पास क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या है? V0 है. इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से हमारे पास ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेलरेट होके जाएंगे, तेज़ी से स्पीडली मूव करके जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी. जैसे ही वो यहाँ से एक्सेलरेट हो गए हमारे पास आगे चैम्बर में जाएंगे, तो यहाँ पे आगे हमारे पास चैम्बर में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ये क्रॉस जो मेरे पास मैंने शो किए हुए ये मैग्नेटिक फील्ड को शो किया हुआ है. और यहाँ पे मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इन टू द बोर्ड है, इन टू द बोर्ड, या आप इन टू द पेपर भी कह सकते हैं. ये जो क्रॉस हैं ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इन टू द बोर्ड है, इन टू द बोर्ड. पेपर पर ड्रा कर रहे हो तो इन टू द पेपर. दोबारा सुने कि हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गन ली जिसमें से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या और इमिट हो रहे हैं. अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से मेरे पास आगे पास होके जा रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी को, इनकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए या इनको एक्सेलरेट करने के लिए इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्रॉस मैंने क्या अप्लाई कर दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया. और उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने किससे डिनोट कर दिया? V0 से डिनोट कर दिया. अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेरे पास इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा. जैसे ही मेरे पास ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे जाके चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास क्या है? इन टू द बोर्ड है. ठीक है, और ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब जाके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ राइट एंगल पे जाके एंटर होंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास स्पीड होगी ये एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, राइट एंगल पे होंगे. तो उस वक्त जो हमारे पास इस चार्ज के ऊपर, ठीक है, या इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगी, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगी, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगी वो हमारे पास फिर किसकी इक्वल होगी? अब देखें मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास किसकी इक्वल होती है? F = QVB.
चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो मेरे पास किसकी इक्वल होगी, एफ इज़ इक्वल टू ई वी बी साइन ऑफ थीटा, ई वी बी साइन ऑफ थीटा। अब देखें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे एक दूसरे पे जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो हैं ये इस मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल से एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो साइन 90 डिग्री हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू ई वी बी, एफ इज़ इक्वल टू ई वी बी, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एफ इज़ इक्वल टू ई वी बी। अब ये मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ई वी बी। अब जब ये मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टीन्यूसली मेरे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्सर्ट होती रहेगी, तो उस बीम ऑफ इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो मेरे पास ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अपनी डायरेक्शन को क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे ये डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करेंगे तो ये जो बीम मैग्नेटिक फोर्स है जो इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्सर्ट हो रही होगी, वो मैग्नेटिक फोर्स इनकी डायरेक्शन को जब डिफ्लेक्ट करेगी तो हमारे पास ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट होकर ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक सर्कुलर पाथ अपना लेंगे। तो जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ बनाएंगे तो इट्स मीन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी उसने क्या प्रोवाइड की, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की, जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने डिफ्लेक्ट किए, ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने एक हमारे पास एक सर्कुलर पाथ को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। तो बेसिकली किस चीज़ की वजह से हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होते हैं, जो हमारे पास कंटिन्यूसली इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, वो मैग्नेटिक फोर्स इनको डिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये अपने स्ट्रेट पाथ को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इनका स्ट्रेट पाथ सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट होता है तो इट्स मीन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे पास क्या प्रोवाइड कर रही होती है, चार्जेस को, इन इलेक्ट्रॉन्स को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम उस सेंट्रीपिटल फोर्स का भी जिक्र करें तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किसकी होती है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास क्या देखें, ई वी बी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब देखें इस v को स्क्वायर से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ई बी इज़ इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई आर। अब हमने क्या फाइंड करना है, चार्ज टू अ मास रेशो, ठीक है। तो देखें ई तो मेरे पास है ऑलरेडी, ये एम यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई ओवर एम इज़ इक्वल टू, बाकी आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे, ये बी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वी ओवर बी आर, ई ओवर एम इज़ इक्वल टू वी ओवर बी आर। यानी ये आपके पास रिलेशन आ गया, चार्ज टू अ मास रेशो इज़ इक्वल टू वी इंटू बी ओवर आर। अब यहाँ पे देखें जो v है मेरे पास, ये वेलोसिटी है मेरे पास उस चार्ज पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की, b मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और r मेरे पास सर्कल का क्या है, रेडियस है। अगर इस v की, अगर इस r की, अगर इस b की वैल्यू हमें पता हो, अगर इन चीज़ों की वैल्यू हमें क्या हो पता हो, तो हम इजीली चार्ज टू अ मास रेशो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास रेडियस है, सबसे पहले यहाँ पे रेडियस, ठीक है, रेडियस को हम कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें जैसे ही मेरे पास इस मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके रेडियस को फाइंड करने के लिए, अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नज़र तो हमें नहीं आ रहे होते, ठीक है, तो इस रेडियस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ग्लास ट्यूब के अंदर इसको हम फिल्ड कर देते हैं, फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट लो टेम्परेचर, एट लो प्रेशर, सॉरी, फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। या आप इस ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल कर देते हैं या हीलियम गैस को फिल कर देते हैं एट लो प्रेशर के ऊपर। तो जैसे ही आपने इस ग्लास ट्यूब के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे जैसे ही हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस से फिल्ड कर देंगे इस ट्यूब को, तो जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेंगे, तो जैसे ही वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने से साथ वो हाइड्रोजन के एटम्स और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जैसे ही हाइड्रोजन के एटम्स और मॉलिक्यूल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की कोलाइजन से जो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है,
वो हमारे पास एक्साइट हो जाएंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। उनकी एक्साइटेशन जैसे ही होगी तो एक्साइटेशन के बाद दोबारा वो क्या होंगे, डी एक्साइट होंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली स्पॉन्टेनियस हमारे पास प्रोसेस होगा। तो एक्साइटेशन के बाद जैसे ही वो डी एक्साइट होंगे तो डी एक्साइटेशन की वजह से वो वहाँ से फोटान्स को क्या करेंगे, इमिट करेंगे, और वो जो फोटान्स होंगे वो हमारे पास विजिबल रीजन में लाई कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें क्या प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमारे पास हाइड्रोजन के जो एटम्स और मालिक्यूल्स है कोलाइड करेंगे, और उनकी डी एक्साइटेशन की वजह से जैसे जैसे हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होगी तो वैसे वैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इनकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ नज़र आएगा हमें, ठीक है, और उसका सर्टन रेडियस पे फिर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो होता क्या है, दोबारा इस बात को समझें कि जैसे हम इस हाइड्रोजन गैस को फिल्ड करते हैं, ठीक है, एट लो प्रेशर पे इस ग्लास ट्यूब के अंदर जहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करते हैं, तो जैसे ही वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं तो हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं और जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उन इलेक्ट्रॉन्स से कोलाइड करते हैं तो हाइड्रोजन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास वहाँ से क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी गेन हो जाती है, ठीक है, उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। जैसे ही वो एक्साइट होते हैं तो ये स्पॉन्टेनियसली वहाँ से फिर डी एक्साइटेशन की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही वो डी एक्साइट होते हैं तो डी एक्साइटेशन की वजह से वहाँ से वो फोटान्स को यानी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, वो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ फोटान्स हमारे पास रिलीज़ होती है। तो जो वो फोटान्स होते हैं वहाँ से जो हमारे पास डी एक्साइट हो रहे होते हैं वो बेसिकली हमारे पास विजिबल रीजन में लाई करते हैं, जिसकी वजह से उन फोटान्स की वजह से हमारे पास वहाँ से लाइट इमिट होती है। और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इन हाइड्रोजन के एटम्स और मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं तो उनकी डी एक्साइटेशन की वजह, उन इलेक्ट्रॉन्स वो जो एटम से जब हमारे पास एनर्जी डी एक्साइट होती है, उस डी एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी की वजह से हमारे पास इस तरह एक वाइट सा सर्कुलर पाथ हमारे पास क्या होता है, हमें वहाँ पे नज़र आता है। और इस वाइट सर्कुलर पाथ का फिर हम रेडियस क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स के जो हमारे पास सर्कुलर पाथ बनता है, ठीक है, इनके रेडियस को फाइंड करने का ये हमारे पास क्या एक तरीका है। अब दूसरी चीज़ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे जी। अब देखें, स्टार्ट में हमने कहा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए हमने इनके क्रॉस क्या प्रोवाइड की है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड की है, ताकि उस पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने वो प्रोवाइड की है उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो बेसिकली हमने एक्सटर्नली इस इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर क्या किया है, वर्क किया है, ठीक है। वो वर्क हमने किसकी फॉर्म में किया, पोटेंशियल की फॉर्म में किया है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो देखिए प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ के आ चुके हैं, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसकी इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, वी नॉट से, डब्ल्यू, और चार्ज हमारे पास क्या है, ई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएं तो हमारे पास जो वर्क है वो किसकी इक्वल हो जाता है, ई वी नॉट के। यानी ये जो हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वो वर्क हमारे पास किसकी इक्वल है, ई वी नॉट की इक्वल है। तो बेसिकली हम जो वर्क कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के लिए, उसकी वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो वो वर्क हमारे पास किसकी इक्वल है जी, वर्क की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ई वी नॉट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 1/2 mv²। यहाँ पे वी नॉट मेरे पास पोटेंशियल को शो कर रहा है और वी मेरे पास वेलोसिटी को शो कर रहा है, इस बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अब देखें, यहाँ से अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिख दूँ, इस तरह लिख दूँ, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आऊँ, 2ev0 इज़ इक्वल टू mv²। वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है तो अरेंज करके लिख लेते हैं, mv² इज़ इक्वल टू 2ev0, 2ev0। अब ये 2 यहाँ पे मेरे पास डिवाइड होता है, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखें, यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, v² की। m यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो v² इज़ इक्वल टू 2ev0 डिवाइडेड बाई m, 2ev0 डिवाइडेड बाई m। अब देखें, यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो v² होल अंडर द रूट इज़ इक्वल टू 2ev0 डिवाइडेड बाई m होल अंडर द रूट। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, v इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2ev0 डिवाइडेड बाई m, 2ev0 डिवाइडेड बाई m। लेट्स सपोज ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 की वैल्यू को आप किस में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, जब इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1।
इक्वेशन 2 को जब 1 में पुट करेंगे तो देखें E बाई एम इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या है, V है, ये V ओवर बी आर है, तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 1 ओवर बी आर इन टू वी की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास क्या है अंडर रूट 2E वी नॉट डिवाइडेड बाई एम, अंडर रूट 2E वी नॉट डिवाइडेड बाई एम। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको अगर हम देखें यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इस अंडर रूट को मैंने ख़त्म करना है, अंडर रूट को मैंने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो जैसे ही हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो E बाई एम होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 ओवर बी आर अंडर रूट 2E वी नॉट डिवाइडेड बाई एम होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हमारे पास E के ऊपर भी आ जाएगा, एम के ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, E स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर हो जाएगा, या आप इसको इस तरह होल ही लिखें, E ओवर एम होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1E, B के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, R के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये सारा स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका स्क्वायर आ जाएगा 2E वी नॉट डिवाइडेड बाई एम, 2E वी नॉट डिवाइडेड बाई एम। अब देखें ये आप पास E है और ये M है, क्या ये E M इस स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, कैंसिल हो जाएगा जी। तो आप पास क्या रह जाएगा, E बाई एम इज़ इक्वल टू 2V नॉट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आर स्क्वायर, 2V नॉट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेसिकली वो फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम चार्ज टू अ मास रेशो फाइंड करते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब देखें V नॉट हमारे पास पोटेंशियल होता है जो हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। आर स्क्वायर हम रेडियस को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और बी स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड्स, अब मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, इस बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक अपरेटस होता है, यानी एक कॉइल होती है, उस कॉइल को हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। ये हमारे पास एक हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल होती है जिसकी मदद से हम इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इस कॉइल की मदद से आपकी बुक में ये डायग्राम भी हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की बनी हुई है, इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो जब सारी चीज़ों की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास E बाई एम रेशो किसके लिए आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगी। अब जो हमारे पास E बाई एम रेशो जो जे थॉम्सन ने हमारे पास फाइंड की थी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास E बाई एम रेशो आती है उसकी वैल्यू हमारे पास है 1.75 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी। ये हमारे पास किसकी रेशो आई है, चार्ज टू अ मास रेशो हमारे पास किसकी आई है, इलेक्ट्रॉन की आई है, जो कि हमारे पास कितनी है 1.75 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी। इसी तरह जो प्रोटॉन की हमारे पास आई है, प्रोटॉन की E बाई एम रेशो है, ये हमारे पास है 9.65 इंटू 10 पावर 7 कूलम पर केजी। इस तरह इसकी कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। अब इसी तरह जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, अब न्यूट्रॉन तो हमारे पास इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की चार्ज टू अ मास रेशो हमारे पास क्या है, 0 है। न्यूट्रॉन की चार्ज टू अ मास रेशो हमारे पास क्या है, 0 है। ये MCQs के लिए भी आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन थी, किसके लिए जी, चार्ज टू अ मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। इसकी मदद से आप बाकी जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके मास को इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये चार्ज टू अ मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो टॉपिक है ये डिटेल से समझ आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, वो वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में होगा, जिसमें हम थोड़ा सा हिंट्स देंगे लॉरेंट्ज़ फोर्स के बारे में, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।